फिर से वैभव उनके पास जाना चाहूंगी। वैभव जी, आप क्योंकि आपका नेटवर्क चला गया था। भाई यहाँ पर इमरान मसूद, अभी तो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी बाकी है। अभी से वो इतना दावा कर रहे हैं 170 सीट पर हम मजबूत हैं, हम सीटों की भीख नहीं मांगेंगे। देखिए, नहीं पूजा बात तो सही है। हम अपनी तैयारी 403 सीटों पर कर रहे हैं, लेकिन वैचारिक रूप से वोटों के बिखराव के लिए जो गठबंधन की स्थिति बनी है, जो गठबंधन है, उसमें चुनाव के नजदीक आते आते सीटों का शेयरिंग हो जाएगा। उसकी ऑफिशियल जानकारी आपको दे दी जाए। मामला ये है कि क्या हम गठबंधन है तो बाकी जगह कार्यक्रम ना करें, बाकी संगठन मजबूत ना करें, तो इस पे सवाल नहीं। तो अभी इस तरह से इतनी दावेदारी करना, लेकिन अभी रोहित जी कह रहे थे कड़वी भाषा का इस्तेमाल करना, तो जरूरत क्या पड़ी इमरान मसूद को? पूजा बेसिकली अभी आप एक बात कह रहे थे कि ओवैसी आ जाएंगे इसमें। अभी तो वो कड़वी भाषा सपा की जो सिटिंग सीट है उसी पे जाके दावा ठोक रहे हैं, और उनको आप कह रही हैं कि गठबंधन में लेने की बात चल रही है। मैं ये बात वो तो गठबंधन में भी है नहीं ना। आप तो गठबंधन में हैं, आप तो गठबंधन में हैं। तो सवाल तो बनेगा ना आपसे। भाई वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कौन होती है उन्हें सीट देने वाली, वो सपा से भीख नहीं मांग रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो हक की बात है। और ऐसा है, कांग्रेस और सपा के साथ जब गठबंधन हुआ तो बीजेपी हाफ हो गई। 24 के रण को सबने देखा है, तो इस बात को सब जानते हैं कि कांग्रेस और सपा गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ेगा तो बीजेपी यहाँ से सत्ता से विदा हो जाएगी। इस वजह से सभी की अपेक्षाएं हैं, जनता की आकांक्षा है कि सब एक साथ लड़े। अभी रोहित जी एक बात कह रहे थे, रोहित जी चौधरी चरण सिंह जी के जो आवास था ना, उसको स्मारक बनाने की बात थी, और सामान उठा के भाजपा ने फेंक दिया था। बहुत बिलबिलाए थे आपके नेता, और उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए हैं। तो सवाल उस पर भी उठता है, और जनता देख रही है। किसानों की बात होनी थी, डीजल महंगा हो गया है, कांग्रेस को ही खत्म करके जनता दल बनाया था चौधरी साहब ने। कांग्रेस के ही विरोध में जनता दल बनाया था चौधरी साहब ने। आपने चौधरी साहब का कांग्रेस के लिए कोई ठीक है रोहित जी, अरे सुन लीजिए, कांग्रेस को खत्म करने वाले, समय कम है रोहित, कांग्रेस को खत्म करने वाले अंग्रेज भी खत्म हो गए। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए, जब आप सिर्फ अपने परिवार को भारत रत्न दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अशोक मैं आपके पास सामने आ रही हूँ, क्योंकि 27 की जो ये टक्कर है ये और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। अब ऐसे में चुनौती किसके लिए यहाँ खड़ी होती दिख रही है? ओवैसी वाकई में इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती बनेगा, या फिर थर्ड फ्रंट बनाकर, क्योंकि यहाँ पर तो विपक्ष ही दिख रहा है जो जिसको लगातार टारगेट कर रहे हैं ओवैसी। देखिए, निश्चित तौर पर जो बात मैं भी थोड़ी देर पहले भी आपसे कह रहा था कि ओवैसी उत्तर प्रदेश की उन विधानसभा सीटों पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। बहराइच का मटेरा जो इलाका है वो भी मुस्लिम बाहुल इलाका है। पूरा बहराइच मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की उन विधानसभा की सीटों पर और पश्चिम का जो इलाका है वहां पर भी उन विधानसभा सीटों पर जो मुस्लिम बाहुल है वहां पर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के भीतर ओवैसी की एंट्री को लेकर तमाम तरह की विरोध की बातें सामने आ रही है। ये जरूर है कि अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल इलाकों में अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो भले ही उनको वोट कम मिले, उनका वोट परसेंटेज कम हो जाए, लेकिन अगर मुस्लिम मतदाता ओवैसी के साथ जाते हैं तो उसका सीधे तौर पर नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को ही होगा। इसमें कोई दो बात नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और यही वजह है कि बार बार अखिलेश यादव, बार बार कांग्रेस इस बात को कहती है कि जो एमआईएम के मुखिया है ओवैसी, वो बीजेपी की बी टीम है, और इसीलिए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उनकी हर राज्य में एंट्री हो जाती है, खासतौर पर वो इलाके जहां पर मजबूत होता है। क्या लगता है गठबंधन को, क्या ओवैसी को शामिल कर लेना चाहिए इंडिया गठबंधन को? इट इज द राइट टाइम? देखिए, इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। उसकी बड़ी वजह यही है कि जिन वर्गों की राजनीति उत्तर प्रदेश में खासतौर पर समाजवादी पार्टी करती है या कांग्रेस करती है, उसी वर्ग की राजनीति ओवैसी भी करते हैं। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग जिसकी बात कही जाती है, जहां पर वो जनसभाएं कर रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव भी अपने उम्मीदवारों को बहुत सोच समझकर चुन चुनकर उतारते हैं, या कांग्रेस भी ऐसी सीटों पर ज्यादा निगाह रखती है जहां पर उसका जो जातीय समीकरण है उसका गुणा गठन ठीक से फिट बैठता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी को शामिल किया जाएगा। हालांकि ओवैसी लगातार इस बात की का दबाव बनाते हुए नजर आते हैं सार्वजनिक मंचों से कि अगर उत्तर प्रदेश
सामने बिहार का एग्जाम्पल है, आपके सामने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, और पंचायत चुनाव का तो जिक्र कर चुके हैं, उसमें भी ओवैसी कुछ सीटें उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था, जीती थी उन्होंने, हल्के में तो नहीं ले सकते। नहीं, ये बात ठीक है, नहीं ये बिल्कुल ठीक बात है कि पंचायत चुनाव में किसी गठबंधन के तहत ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ी थी। उनकी पार्टी इंडिपेंडेंट अपने दम पर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल इलाकों में चुनाव लड़ी थी और कई सीटों पर उनको बढ़त मिली, कई सीटों पर उनको जीत भी हासिल हुई है। भले ही उत्तर प्रदेश में ओवैसी को पिछले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, पीडीएम पिछड़ा दलित मुस्लिम, इसका एक समीकरण बनाया था पल्लवी पटेल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दल उसमें शामिल हुए थे, लेकिन जो दल उस गठबंधन में शामिल हुए थे उनका बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की बातचीत हो रही थी। अनुप्रिया पटेल जो कि एक बड़े, अब आप कह सकते हैं, पटेल वोट बैंक को लेकर एनडीए के गठबंधन में शामिल है, उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी, अपना दल एस, और इसके अलावा जो पल्लवी पटेल है वो भी लगातार अपने राजनीतिक वजूद के लिए उत्तर प्रदेश में मेहनत करती हुई नजर आ रही है। अभी आपने देखा कि वाराणसी में उन्होंने संघर्ष किया नीट परीक्षा को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, तो वो भी अपनी राजनीतिक संभावनाओं की रण है और ये रण उतना आसान है नहीं, और ऐसे में यहाँ पर सभी को अपने दमखम दिखाना है। सियासी हलचल शुरू हो चुकी है और ओवैसी के इस ऑफर से अब गठबंधन, इंडिया गठबंधन क्या फैसला लेता है वो देखना होगा, जिसकी संभावनाएं जो हैं वो बहुत ही कम नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज बेरोक टोक में जुड़ने के लिए। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।